बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साल 2022 के माह नवंबर की सुबह की आवाज़ के साथ मैं हूं यासिर खान। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले सुबह की आवाज़ में आपको इंडेक्स की तरफ ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज ज़रा अपने शो की स्केड्यूल के आपके बारे में बता दूं कि आज क्योंकि आमना मेरे पास मौजूद नहीं है, आमना एक बार फिर बीमार हो चुकी हैं और रेस्ट कर रही हैं और घर में, तो खैर आज का पूरा मॉर्निंग शो मैं अकेले ही कंडक्ट करूँगा। तो खैर मेरे ख्याल से बगैर टाइम ज़ाय किए हम इंडेक्स की तरफ चलते हैं और इंडेक्स में आपको बताते चलें कि आज के अंदर भी बड़े ही इंटरेस्टिंग और बड़े ही जो है हाईलाइटेड जो टॉपिक्स हैं, इस पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जो डेवलपमेंट्स रिसेंटली हो चुकी हैं उस पर बात करेंगे, सेहत पे बात करनी है और इसके अलावा बहुत से ऐसे टॉपिक्स जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहला हमारा टॉपिक जो कि सबसे करंट और हाईलाइटेड टॉपिक है वो है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हवाले से जो डेवलपमेंट हुई है और उनके तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की सेहतयाबी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली जो वाक़यात हुए वो बहुत ही लर्ज़ाखेज़ थे, बहुत ही अफसोसनाक थे। सब ने उनको कंडेम किया, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में उन्होंने इस चीज़ की मजम्मत की है कि फायरिंग का वाक़या नहीं होना चाहिए था और सब ने इसको खैर मजम्मत की। खैर उसके बाद दोबारा बात करेंगे कि एक्चुअली जब गोलियां लगी खान साहब को या उनके कारकुनों को, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तिबी इमदाद के लिए, फिर उनको फौरी तौर पर लाहौर में शौकत खान अस्पताल में ले जाया गया जहां पे उनका प्रॉपर इलाज किया गया। और उसके बाद जो हॉस्पिटल की तरफ से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनका बताया कि पहले जो रिपोर्ट है इसमें ये बताया गया कि उनको 2 गोलियां लगी हैं, लेकिन कुछ ज़राए के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि उनको 4 गोलियां उनकी टांग पर लगी हैं, लेकिन वो फिलहाल खतरे से बाहर है। ये खतरे से बाहर की रिपोर्ट उनको तभी मिल चुकी थी जब वो लॉन्ग मार्च वजीराबाद से करके फौरी तौर पे जब उनको तिब्बी इमदाद के लिए पहुंचाया गया था और एट दैट पॉइंट डॉक्टर ने क्लेम कर दिया था, बल्कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने स्पेशली उन्होंने बताया कि खान साहब की तबीयत इस वक्त खतरे से बाहर है। उसके अलावा अब शौकत खान में भी और क्लियर कर दिया, लेकिन इसके बाद जो खान साहब हैं वो अब तैयार हैं नए दोबारा से लॉन्ग मार्च को स्टार्ट करने के लिए। उनका स्टेमिना और बढ़ चुका है और वो बहुत ही जोशीले नज़र आ रहे हैं कि अब वो लॉन्ग मार्च को नहीं रोकने देंगे। उनका ये इंदिया है कि वो आगे लॉन्ग मार्च को लेकर चलेंगे, इस्लामाबाद तक का उनका जो शेड्यूल था उसको मुकम्मल करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लॉन्ग मार्च में जो ख़ुसूसन जो उसमें जो वाक़यात हुए, ज़ाहिर बात है, और उनके साथ सेनेटर फैसल जावेद और जो टिकट होल्डर अहमद अली चट्टा थे उनको भी फायर लगे, वो भी ज़ख्मी हुए। इसके अलावा 4 लोग और ज़ख्मी हुए। लेकिन सबसे अफसोसनाक वाक़या जो वहाँ पर पेश आया कि वहाँ पर जो आम शहरी था जिसका नाम मुअज़्ज़म गोंदल था, जो कि फायरिंग से जहां बाग हो गया था। उस लॉन्ग मार्च के अंदर वह वाहिद एक शख्स था जो ज़मीन पर पड़ा था, जिसका को बेयारो मददगार, जिसका कोई पूछने वाला नहीं था। हर कोई अपनी भगदड़ में फायरिंग की वजह से सिर्फ भागे जा रहा था, लेकिन मुअज़्ज़म गोंदल की उस वक्त मौत वाक़या हो चुकी थी। उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई मौजूद नहीं था, उसको तिबी इमदाद देने के लिए वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। रेस्क्यू उसके बाद मुअज़्ज़म गोंदल के घर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम रुकन भी गए, उनकी इताज़त की, उनके बेटे से, उनके घर वालों से मिले और उनको जो है तकरीबन 5 मिलियन के 50 लाख रुपए का चेक भी दिया गया उनके फैमिली को। और ये सब जो है सूरत हाल वहाँ पर देखी गई है। और इसके अलावा हम एक और बात कर रहे थे कि तहरीक-ए-इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है उसके हवाले से कुछ और भी साथ जो है डेवलपमेंट्स लास्ट टाइम हुई कि खान साहब का जो इंक्वायरी बिठाने का जो बात की गई है उसमें कोई एफआईआर का मामला सामने नहीं आएगा। उनका कहना है कि एफआईआर के बगैर तो कोई तहकीकात नहीं हो सकती। एफआईआर के बगैर खान साहब की तहकीक करना ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है उसने एक जीआईटी कमेटी तश्कील दी है जो कि खान साहब के पूरे सिनेरियो का जो है वाक़े का एक जायज़ा लेगी, उसको जो है परस्यू करेगी। लेकिन ताहाल उसकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज नहीं की गई किसी पुलिस स्टेशन के अंदर। सीएम पंजाब की तरफ से तो पुलिस स्टेशन को बंद किया गया था, उसके तमाम स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया था, लेकिन वहां पर खैर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, जिसकी वजह से अब तक जेआईटी की जो तहकीकाती कमेटी है वो तश्कील तो दी जा चुकी है, लेकिन उस पर अमल दरामद तब तक नहीं हो सकता जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो एफआईआर का मामला बहुत संगीन है। इसके अलावा बात करें कि मुअज़्ज़म गोंदल के बारे में कि उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हो सकता था, क्योंकि जब तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी उनका पोस्टमार्टम नहीं होगा। तो जाहिर बात है इस वजह से जब उनकी मौत वाक़ई हुई तो मुअज़्ज़म गोंदल जहां पे इतने सारे लोग जख्मी हुए, जहां तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन, उनके अहम पार्टी के रुकन जहां पर जख्मी हुए, वहां मुअज़्ज़म गोंदल की वहां मौत वाक़ई हुई। वो वहां पे जहां बाग हो चुके थे, लेकिन ताहाल उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकी। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि जब तक एफआईआर दर्ज ना हो तब तक पोस्टमार्टम जो भी उसकी भी
तहकीकात शुरू नहीं हो सकती। तो ये पूरा सिनेरियो था कल का। उसके अलावा जो एक क्रिमिनल था जिसका नाम सॉरी एलेज्ड जो क्रिमिनल था जिस पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि जो नवीद नामी लड़का जिसने फायरिंग की है, बहुत से लोगों का ये कहना था कि एट दैट स्पॉट जब फायरिंग हो रही थी तो वो नवीद लड़का कोई और था, जब उसको पुलिस स्टेशन ले जाया गया तब लड़का कोई और था, क्योंकि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ पर कपड़ों का रंग कोई और था और जब उसको थाने ले जाया गया उसकी वीडियो बनवाई गई या बनाई गई तो वहाँ पर उसके कपड़े और उसकी ड्रेसिंग और लड़का कोई और था। खैर इस पर दोबारा बात ये करेंगे कि पहले उस एलेज्ड को जिस पे इल्ज़ाम आज के जो मुलजिम था उसको थाना खंजा के अंदर जो है ले जाया गया और वहाँ पे एक वीडियो उनकी वहाँ पे वायरल हुई जहाँ पे वो ये बता रहे थे कि मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से कि वहाँ पे आज़ान हो रही थी और वहाँ गाने चल रहे थे जिसकी वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सके इस चीज़ को, उनको पसंद नहीं है, वो बहुत बुरा लगा जिसकी वजह से वो फिर उन्होंने फायरिंग की और डायरेक्ट खान साहब पर गोलियाँ, उनके कारकुनान पर और जो लॉन्ग मार्च में मौजूद लोग थे उन पर गोलियाँ चला दी थी। तो ये उसका बयान उस थाने के अंदर मौजूद था। दोबारा बयान उसका CTD के अंदर दोबारा बयान है उसमें भी और उसका अपना एक एतराफ़ था और इसके साथ साथ जो नवीद की बीवी थी उसका भी बयान सामने आया था। उसका भी यही कहना था कि मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से चूँकि लॉन्ग मार्च में गाने चल रहे थे और गाने की वजह से जो है अजान उधर अजान का वक्त भी हो चुका था, अजान भी हो रही थी और वो चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो नवीद ने फिर पूरा ब्रस्ट खोल दिया खान साहब के लॉन्ग मार्च में, खान साहब के पर, उनके कारकुनान पर और लॉन्ग मार्च में मौजूद तमाम शरीकीन पे जो है फायरिंग की, उस पर ब्रस्ट छोड़ा गया। लेकिन ताहल इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब तक कोई ख़ास रिपोर्ट सामने नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों का इसमें यह भी कहना है, बहुत से लोगों के ये ओपिनियन है कि वो जिसने फायरिंग की थी एक्चुअली वो मुलजिम वो नहीं है जिसको पुलिस स्टेशन में ले जाया गया, उसकी वीडियो बनाएगी। एक लड़का बहुत मशहूर हुआ है यहाँ पे तहरीक इंसाफ के इस पूरे जोन में, इब्तिसाम नामी लड़का जिसने उस फायरिंग करने वाले शख्स को पकड़ा, उसकी पिस्टल खींचने की कोशिश की, खैर उसको काफ़ी हद तक उसने पकड़ा और इस सिचुएशन को काम करने के लिए उसकी इश्तियाल अंगेज़ी जो वहाँ पे बढ़ रही थी उसको बचाने के लिए उसका काफ़ी अहम किरदार रहा है और वो मुल्क का हीरो भी बन चुका था। तो सबको कंट्रोल करने के लिए उसका बहुत अहम किरदार था। तो खान साहब ने भी उसको अपने हॉस्पिटल में बुलाकर शौकत खानों में और उसकी शर्ट पे जिसने शर्ट पहनी थी रेड वाइट और ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में शर्ट थी, उस पर खान साहब ने उसको अपना ऑटोग्राफ दिया, अपने सिग्नेचर्स किए ऊपर। तो ये सिचुएशन भी वहाँ पे देखने में आई है। लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो बड़ी अजीब किस्म की, क्योंकि वहाँ पे अगर बात की जाए उस मुलजिम नवीद के बारे में तो उसके बयानात जो पुलिस स्टेशन चल रहे हैं इस पर शेख रशीद अहमद का ये कहना था कि इतने बयान जैसे पुलिस स्टेशन में या CTD के अंदर रिकॉर्ड करवाए जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो किसी पुलिस स्टेशन में नहीं, किसी इदारे में नहीं, बल्कि वो किसी स्टूडियो में बैठा अपनी वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हो। तो खैर इस सब की तहकीकात फ़िलहाल जारी हैं, सूरत हाल जारी है, डेवलपमेंट्स हो रही हैं और आगे जाके देखना है कि लॉन्ग मार्च के सूरत हाल क्या होगी, जो तहकीकाती कमेटियां बनाई गई हैं उसकी क्या रिपोर्ट हमें देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोबारा हम एक बात करेंगे कि कल कुछ और डेवलपमेंट भी खान साहब की तरफ से देखने में मिली थी। जैसे कि हम बात करेंगे पैमरा की तरफ से जो है एक ऑर्डिनेंस के मुताबिक खान साहब की स्पीच को एक बार फिर नशर ना करने का जो है एक ऑर्डिनेंस पर इम्प्लीमेंटेशन की गई थी कि खान साहब की कोई भी तकरीर अब किसी भी न्यूज़ चैनल के अंदर ये जो नशर नहीं की जाएगी। और ना ही पहले तो बात कुछ और थी, जब लास्ट टाइम ये ऑर्डिनेंस इंप्लीमेंट हुआ था खान साहब की तकरीर के ऊपर तो तब ये कहा गया था कि खान साहब की जो बराह रास्त तकरीर है उस पर जो है ये ऑर्डिनेंस लागू किया जाएगा। लेकिन अब की बार जो रिसेंटली पैमरा की तरफ से ऑर्डिनेंस आया था उन्होंने ये कहा था कि खान साहब की जो लाइव या चाहे रिकॉर्डेड कोई भी तकरीर अगर कोई चैनल चलाएगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये रिसेंटली रिपोर्ट पैमरा की तरफ से आई थी, लेकिन अब वो उन्होंने ऑर्डिनेंस की जो इंप्लीमेंटेशन की थी उसे उन्होंने एबॉलिश कर दिया, उसे खत्म कर दिया। अब वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा खान साहब के इस तकरीर के ऊपर, वो अपनी तकरीर लाइव चाहे रिकॉर्डेड वो आप तकरीर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी पैमरा एक बहुत बड़ा इदारा है जो कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसके पास अथॉरिटीज़ हैं पूरे चैनल्स की, और उसने ये अगर स्पीच बंद की है तो एक बहुत बड़ा मैसिव लॉस हो सकता है तहरीक इंसाफ के इस लॉन्ग मार्च के लिए जो सिचुएशन है इस वक्त वो चल रही है। क्योंकि पैमरा के मुताबिक कहना यह था कि वो इश्तियार अंगेज़ी फैला रहे हैं, लोगों में नफरत फैला रहे हैं, इदारों पे अटैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ी थी। लेकिन रिसेंटली इंप्लीमेंट हुआ और फ़ौरन से इंप्लीमेंटेशन की ख़त्म भी की गई थी। ये पैमरा की तरफ से जो है कुछ डेवलपमेंट रिसेंटली आई थी। और इसके अलावा बात की जाए तो खान साहब की फ़ैन फॉलोइंग के वाले से कि उनकी सोशल मीडिया पर काफ़ी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है। उनको पैमरा के अलावा जो बहुत से चैनल्स हैं जो
जो अथॉरिटीज़ हैं, सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहाँ पे इनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है और वहाँ पे अपनी वीडियोस भी ऑन एयर कर देते हैं, जहाँ से उनकी जो पब्लिक से कम्युनिकेशन है, अपने कारकुनान, अपने जियालों से जो उनकी कम्युनिकेशन है वो स्मूथली चल रही है। फिलहाल नहीं रुक पा रही, लेकिन फिर भी पैमरा की वजह से एक बहुत बड़ा लॉस आ जाता होता है, क्योंकि रिसेंटली बात करें जब इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन होती थी, इस तरह की लेजिस्लेशन लगाई जाती थी, तब हुआ ये था कि लास्ट टाइम सोशल मीडिया भी पूरा ब्लॉक हो चुका था, यूट्यूब चलना बंद हो गया था। जब खान साहब एक दफ़ा तकरीर कर रहे थे, आई थिंक सो लाहौर के अंदर तकरीर हुई थी और बहुत बड़ा जलसा हो रहा था, तो यूट्यूब बंद हो चुका था, फेसबुक बंद हो चुका था और कोई भी वीडियो किसी भी चैनल की वहाँ पे वीडियो ओपन नहीं हो सकती, क्योंकि ऑल ओवर द यूट्यूब उसमें ना सिर्फ न्यूज़ चैनल्स बल्कि तमाम जितने भी चैनल्स थे, जितनी भी वीडियोस थी वो प्ले नहीं हो सकती थी। यूट्यूब की जो एक्सेस थी पब्लिक तक वो पहुँच नहीं पा रही थी। तो ये रिसेंटली जो मीडिया के हवाले से डेवलपमेंट देखने में आई थी वो ये मिली, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुकी है। खान साहब पे जो FIR की सिस्टम है वो भी इस वक्त जो है बहाल नहीं हो सके, FIR दर्ज नहीं हो सकी। इसके अलावा रिसेंटली उनके जो अदालत में केस चल रहे थे, तौहीन अदालत केस, जो कि रिसेंटली उनका एक्चुअली चल रहा था, जहां पे उनकी यस्टरडे एक हेयरिंग भी थी, लेकिन वहां पे वो नहीं जा सके क्योंकि उनके वकील ने अदालत में ये कहा कि खान साहब जो है इस वक्त बीमार, उनकी हालत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी वो हालत नहीं कि वो अदालत में आके समाअत कर सके या अपना मौक़िफ़ दे सकें। तो उनकी खैर जो समाअत है वो मुलतवी कर दी गई है, तो उनकी समाअत का वक्त जो है 7 नवंबर 2022 का मुख्तस कर दिया गया है, तो समाअत उनकी डिले हो चुकी है। तो जहाँ तक बात है अब समाअत की, अदालत में और FIR और पैमरा की स्पीच, ये सब सिचुएशन खान साहब को फ़िलहाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा दोबारा एक और चीज़ बात करें, कल रिसेंटली एक बहुत ही अजीब सी, बहुत ही लर्ज़ाखेज़ एक सिचुएशन हमें देखने को मिली। जो हमारे सेनेटर आज़म सवाती हैं, PTI के रुकन हैं, उनकी तरफ से जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो कि बहुत ही वेरी फर्स्ट टाइम देखने को मिला कि आज़म सवाती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो उस वक्त एट दैट स्पॉट वो ब्रेक डाउन हो चुके थे, वो रो पड़े, उनका अपना इमोशंस पर काबू नहीं रहा और वो लिटरली इतना रोए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लिटरली पहले इतनी बार कोई नहीं रो चुका, क्योंकि एक उनकी जो सिचुएशन जो उनको कल देखने को मिली थी एक्चुअली, अगर उसका बखूबी जायज़ा लिया जाए, अगर हम इमेजिन भी करें, अगर ये सिचुएशन किसी भी कॉमन पर्सन के साथ हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके लिए वाकई जो लम्हात जिससे वो गुजर रहा होता है, जो सिचुएशन होती है, तो उसके लिए बहुत टफ होती है, वो नहीं बर्दाश्त कर पाता। क्योंकि आज़म सवाती की जो एक आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो उनकी वीडियो लीक की गई, उनकी फैमिली को भेजी गई और एट दैट टाइम उनकी फैमिली को फौरी तौर पर मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क शिफ्ट होना पड़ा था, उनकी बेटियों को, उनकी पोतियों को, क्योंकि वो वीडियो तमाम तर उनकी फैमिली को भेजी जा चुकी थी बगैर किसी नंबर के, ड्यू टू हैकिंग, ड्यू टू साइबर क्राइम। ये जो वीडियो है किसी मोबाइल में उन्होंने भेजी गई थी और वीडियो भेजने के बाद ये सारे वाक़े पेश आए और आज़म सवाती प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रेक डाउन हो चुके थे। और इस सब के बाद FIA ने इसकी तहकीकात कमेटी बनाई और FIA की तरफ से ये रिपोर्ट सामने आई, जिनका उस पर यह कहना था कि जो वीडियो बनाई गई है सिर्फ शक्लें बिगाड़ कर, चेहरों को बिगाड़ कर किसी और के ऊपर ये वीडियो इंप्लीमेंट की गई है। एक्चुअली वो आज़म सवाती की अपनी या उनकी फैमिली की कोई वीडियो नहीं है, उनकी तरफ से ये फुल प्रूफ क्लेम हो चुका है कि वीडियो फेक है और वीडियो को एडिट करके, शक्लें बिगाड़ कर ये वीडियो एडिट करके इसको ऑन एयर किया गया है, इसको फैलाया गया है, उनकी फैमिली को भेजा गया है। एक्चुअली में वो वीडियो डीप फेक वीडियो थी। तो ये सब सिनेरियो कल हमें देखने को मिला और वीडियो खैर ऑन एयर हुई। तो इस तरह की जो सिचुएशन जब क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली कोई भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो अपने कोई ना कोई इमोशंस शो कर देता है, कोई गुस्से में कर देता है, कोई रो के कर देता है। तो ये सिचुएशन ना कि इतने बड़े सेनेटर आज़म सवाती, अगर कोई भी कॉमन पर्सन होता तो अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ आए, या चाहे वो डीप फेक है या चाहे किसी की रियल है, उसकी पर्सनल लाइफ है, अगर कोई पर्सनल लाइफ में ड्यू टू साइबर क्राइम अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है तो आई थिंक सो दैट इज़ रॉन्ग। ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। साइबर क्राइम है, साइबर वाले नॉलेज रखते हैं, लेकिन कॉमन पर्सन ड्यू टू पाकिस्तान, क्योंकि हमारी जिस तरह की एजुकेशन है, हमारी जिस तरह की यहाँ पे टेक्निकलिटीज़ एजुकेशन में दी जाती है, जो हमें सिखाया जाता है, उसके मुताबिक अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि इवन अ कॉमन पर्सन कैन अंडरस्टैंड दैट कि साइबर एक्चुअली क्या है, कोडिंग कैसे वर्क करती है, हमें नहीं पढ़ाया जाता, हमें नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, जो फील्ड में काम करने वाले हैं, वो इससे दूसरे लोगों का फ़ायदा उठा लेते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमारा मोबाइल एक्चुअली ऑपरेट कैसे कर रहा है। वो डाटा जो लीक होकर इस वक्त पूरी दुनिया में फैल चुका होता है, वो एक्चुअली कैसे फैला, वो ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल में कैसे आ गया। तो एक्चुअली हमें उसका नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक नॉलेज नहीं होगा हमें भी कोडिंग नहीं आएगी, हमें भी किसी तरह का
सीक्वेंस या स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा कि इस तरह की चीज़ें कैसे इंप्लीमेंट होती हैं, कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो तब तक हम भी इसका विक्टिम बन सकते हैं। टेक्नोलॉजी डे बाय डे स्काई रॉकेटिंग की तरह जो है बढ़ती जा रही है। अगर इसमें तवज्जो नहीं देंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान होगा। ये आज सबकी पूरी डेवलपमेंट थी जो कि यस्टरडे तक की मैंने आपको पूरी खोलकर बता, इसमें खान साहब की सेहतियाबी के बारे में बताया, उनकी एफआईआर्स के बारे में, उनकी अदालत में पेशी के बारे में, और इसके अलावा पैमरा की तरफ से जो डेवलपमेंट देखने को मिली वो बताया, और आजम सवाती की सिचुएशन आपके सामने रखी है। हमारे पास और भी कंटेंट है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वक्त हुआ यहाँ पर ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए सुबह की आवाज हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे रिसेंट डेवलपमेंट जो कि करंट अफेयर के हवाले से पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन जो हमें देखने को मिल रही हैं आजकल, उस पर बात कर रहे थे। लेकिन इस सब पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन की है इस्लामाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट मखदूम अलीम कुरैशी साहब। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। जी थैंक यू। अलीम साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। अच्छा अलीम साहब, रिसेंटली काफ़ी डेवलपमेंट देखने में आई थी कि खान साहब की तरफ से जो लॉन्ग मार्च में पहले फायरिंग का वाकया पेश आया, उसके बाद अब उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअली उनके ऊपर एफआईआर का मसला है, उनकी अदालत की हेयरिंग भी चल रही है, पैमरा की तरफ से रिसेंटली एक उन पे लेजिस्लेशन भी इंप्लीमेंट की गई थी, और बहुत से ऐसे सिचुएशन जो देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो इस सूरत हाल के बाद क्या लॉन्ग मार्च को बरकरार रख पाएंगे आगे? देखिए, अगर इमरान खान की बात की जाए तो इमरान खान को माजी में थोड़ा सा उनकी एनालिसिस किया जाए कि माजी में वो किस तरीके के साथ मुश्किल वक्त में, टफ टाइम में खेलते आ रहे हैं, तो उस लिहाज से तो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन जो ये कातलाना हमला हुआ है, इसकी वजह से जो है वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, खान साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो टांग का जो उनका इशू था, मुझे लगता है ये है कि मेरी जाती राय ये है कि खान साहब को कुछ दिन रेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने पैमरा वाली की देखें, मादी में भी काफी हुक्मरानों के जो है वो इस तरीके के साथ नोटिफिकेशन निकाल दिए जाते थे, और ये पैमरा की इसके ऊपर जाती दिलचस्पी समझे या किसी का आर्डर समझे, ये हो सकता है। लेकिन हुकूमत ने इसका क्रेडिट दे, हुकूमत ने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए, क्योंकि देखें ना इस टाइम तीनों तरफ से कशीदगी चल रही है, तो एक बंदे को तो ऐसा रोल अदा करना चाहिए ना जो कोशिश करके दोनों के दरमियान पैचअप हो सके। या इसको यूं क्लियर कर देते हैं कि हुकूमत ने एक अच्छा काम किया है कि जो पैमरा ने नोटिस लिया था उसको हुकूमत ने जो है वो खत्म कर दिया। और दूसरी बात आप करें मीडिया की, मैं आपको एक और चीज बताऊं कि इस टाइम सबसे ज्यादा किसी पार्टी की सोशल मीडिया पर एक्टिविटीज हो रही हैं या हाइप क्रिएट होती है, तो वो इमरान खान साहब हैं। माजी में भी इन्होंने इसी तरह से करके देखा था, जो फ्लॉप हुआ था। इसके बाद अगर ये करते क्या होता, अदालत जाते, अदालत में इमरान खान का बयान देखा जाता। मुझे लगता है जिस वजह से इन्हें बैन करने की कोशिश की, वो अदालत में जाके वो चैलेंज हो जाता और इसके रिजल्ट मुख्तलिफ होते जिस तरह बाजी में हुए हैं। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये मुझे नहीं लगता कि ये पैमरा ने कोई अच्छे इकदाम किए थे, क्योंकि माजी में भी कुछ लीडरांस के लिए की, उनको ज्यादा हाइप मिली है। और इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तो वैसे सोशल मीडिया के ऊपर काफी एक्टिव है, और इनके काफी जो है अच्छा एक सोशल सर्कल है जिसको वो खान साहब लीड कर रहे हैं। जी अच्छा अलीम साहब, रिसेंटली एक और जो है बड़ी लर्ज़ाक़ सिचुएशन देखने को मिली थी। लास्ट टाइम बात कर रहे थे हम सेनेटर आजम सवाती के बारे में, जो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ब्रेक डाउन हो चुके थे, जो वीडियो लीकेज का मामला सामने में आया, तो वाकई बहुत ही अजीब बड़ी लर्ज़ाक़ सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। सब पे आपका क्या कहना है? सर मैं आज आपके सामने एक चीज बताना चाहता हूँ, बतौर सहाफ़ी, बतौर इंसान आज मैं शर्मिंदा हूँ जो कुछ आजम सवाती साहब के साथ हुआ है। मुझे एक चीज बताएं, एक लेवल होते हैं, चले आप जो भी करते किसी के साथ एक लेवल तक करें। मैं आजम सवाती की जिस टाइम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था और उसको मैं देख रहा था, तो मुझ अंदर से एक किस्म का इंसान टूट जाता है, यार 70 साल के इंसान से और क्या इंतकाम लिया जा सकता है। मुझे एक चीज बताएं कि खुदा ना करे अल्लाह किसी के साथ ऐसा वक्त ना दिखाए। आजम सवाती 70 साल की उम्र में जब उसकी वो कई दफा मेरी उनसे मुलाकात हुई है, बहुत दफा उन्होंने बताया जी मैं बाहर से जो भी चीज होती है इन्वेस्टमेंट और जो चीजों में वहां से अपने मुल्क लेके आता हूँ, और वो एक मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी है। उसके साथ जो हुआ है, और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी, वो पहले तो चले जो उनके साथ हुआ उसके ऊपर वो बड़े जो है ना
वो अंदर से टूट चुके थे, बाहर से बेशक जितने मुतमईन नजर है, अंदर से काफी टूट चुके थे। कल वो फिजिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यार रो पड़े क्या कि उन्होंने बताया कि जिस तरीके के साथ वो वीडियो, और जबकि हुकूमती एहलकारों या FIA की जानिब से बताया गया कि वो वीडियो फेक है जो भी है, लेकिन आजम अच्छा इस पे मैं आपको एक और चीज बताऊं, अगर इसको थोड़ा सा हम ना डिफरेंस कर ले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। पहले जब वीडियोस लीक होती थी तो उसके ऊपर जो है लोग इल्जामात लगाते थे ये वीडियोस आपकी है, ऐसी है ना, जबकि जिसकी वीडियो होती थी वो कहता था नहीं ये मेरी वीडियो नहीं है। अब ये सिचुएशन बनी हुई है, वो 70 साल का बंदा एक किस्म का टूट फूट का शिकार हो चुका है। वो खुद बता रहे कि यार ये नाजेबा वीडियो जो है वो मेरी और मेरी मिसेस की बनाई गई है। लेकिन मखदूम साहब सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, लेकिन यहाँ पे जो रिसेंट एक और चीज देखने में आई कि FIA ने क्लेम किया कि वीडियो डीप फेक है, ये वीडियो एक्चुअली फेक बनी गई है, शक्लें बिगाड़ के एडिटिंग की गई है, तो इस सबको कैसे मैच करेंगे? देखें अगर तो ये साबित होते तो ये अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अब हम सबको एक एक फुट थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा, ताकि अगर हमने मुल्क को लेके आगे चलने तो इन चीजों से थोड़ा सा एक एक स्टेप अगर हम पीछे हो जाए कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब जैसे देखें ना, FIA ने अचानक आगे कह दिया जी ये वीडियो तो फेक है और ये बनाई गई है, अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन जो आजम स्वाति के अल्फाज हैं आप उन पे तवज्जो करें कि उनकी वीडियो जो है वो उनकी बेटी को भेजी गई है। मतलब क्या एक 70 साल के बुजुर्ग की क्या वहां पे अपने बच्चों के सामने वो कैसे फेस कर सकेगा वो वीडियो, वो सारी सिचुएशन जो उस बेचारे के साथ हो रही है। और बतौर पाकिस्तानी मैं इस बात पे बड़ा शर्मिंदा हूं कि हम एक 70 साल के बुजुर्ग को जो है वो उसकी इज्जत को महफूज नहीं रख सकते। चले आजम सवाल कि मखदूम साहब जो भी डेवलपमेंट रिसेंट में देखने को मिली है एक्चुअली हम इसे कंडेम करते हैं, जो खान साहब के साथ हुआ या जो सेनेटर आजम सवाती के साथ पेश आया एक्चुअली इट इज़ कंडेमनेबल और इसको हम मजम्मत करेंगे इस बात की। लेकिन फिर भी अब जो सिचुएशन हो गई है हम यही दुआ करते हैं कि आगे जो भी सिचुएशन हमें देखने को मिले वो काम हो, मुल्क के लिए बेहतर हो और उसके लिए हम दुआ गो है। लेकिन चलें सबको हम कंक्लूड करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं कि मखदूम साहब ये बताइएगा कि रिसेंटली एक और डेवलपमेंट देखने आई थी हमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से, जो कि आई थिंक CM पंजाब को उनकी समरी भिजवाई गई थी उनकी ग्रेड्स के हवाले से। एक्चुअली वो क्या सिचुएशन थी, जरा हमें ब्रीफ भी कर दीजिएगा और उस पर अपना क्या मौकफ देना चाहेंगे? देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ऐसा टॉपिक है जो किसी ने नहीं उठाया लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें जो है 300 से ज्यादा अफसरान का जो है वो फ्यूचर रिस्क पे लग चुके हैं। फेडरल सिलेक्शन बोर्ड है, बहुत कॉम्पिटेंट इदारा बोर्ड है जिसमें टॉप लेवल के लोग बैठे होते हैं और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक हर चीज पे अगर सवाल उठाया जा सके फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उन पे नहीं उठाया जा सकता। 3-4 साल से पता था, खुद मैं इस चीज को कवर कर रहा हूँ। फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की जानिब जो है 9, 10, 11, 12 को जो है ये फेडरल सिलेक्शन बोर्ड बैठा, इसमें इन्होंने मुख्तलिफ लोगों के 19, 20 और 21 के अफसरान के इंटरव्यूज किए, इनकी प्रमोशन के हवाले से ये बोर्ड था। इसको बनाया बाकायदा तौर पर इसकी समरी बनाई गई जिन जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया। और फेडरल सिलेक्शन बोर्ड के हवाले से मैं एक और आपको चीज बता दूं, जिस तरह हम लोग किसी भी इदारे के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं किसी बोर्ड के ऊपर, इसके हवाले से जो है बहुत से लोगों से सुना है और खुद मैंने जब चीज देखी है कि फेडरल सिलेक्शन बोर्ड के ऊपर जो है वो आप इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ, जिसकी सिलेक्शन ना हो वो कुछ कह दे तो उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने एक समरी भेजी वजीर आजम ऑफिस को। अब ये देखिए बोर्ड बैठ रहे 10, 11, 12 अगस्त को, ठीक है, 9 से लेके अगस्त से लेके अब तक समरी के ऊपर कोई अपडेट नहीं आ रही। मुझे किसी जराए ने ये कंफर्म किया है कि मेरे ख्याल से जो है वो हुकूमत कुछ अफसरान को ऐड करना चाहती थी, जो फेडरल सिलेक्शन बोर्ड ने शायद इनकार कर दिया। यही वजह है कि अब तक फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की जो है समरी के ऊपर सिग्नेचर नहीं हो सके। तो देखें ये 300 से ज्यादा जो मुझे बताए गए हैं मेरे सोर्सेज की जानिब से, 300 से ज्यादा अफसरान है जिनका ये फ्यूचर खतरे में है। देखिए एक तरफ हुकूमत कहती है कि हमारी जो है वो हम कमजोर हैं, इत्तेहादी साथ हैं,
दूसरी तरफ देखें तो हुकूमत हर मामले में अपनी मन मर्जी करती हुई नजर आती है। अगर हुकूमत को कोई फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की तैनाती पे कोई इशू नहीं है तो आखिर अब तक फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की जो समरी है वजीर आजम ऑफिस को भेजी गई है, उसके ऊपर सिग्नेचर क्यों नहीं हो सके? अच्छा मखदूम साहब, मैं इसमें एक चीज देख रहा था कि जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं कि चीज हाईलाइट नहीं हुई और कहीं पे इसको बात नहीं छेड़ी गई इसके बारे में, लेकिन एक्चुअली क्या सिनेरियो क्या है, क्या गवर्नमेंट चाहे? क्योंकि एक्चुअली प्रोसीजर सारा गवर्नमेंट के अंडर आता है कि उन्होंने अपॉइंट करना है, उन्होंने इनकी जो है एलोकेशन करनी है, उनकी प्रमोशन करनी है। एक्चुअली इशू क्यों आ रही है, हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, ये दबा क्यों है टॉपिक? क्यों जो है 300 लोग एक्चुअली एफपीएससी एक फेडरल इदारे के जो लोग हैं, इतने बड़े अफसर हैं जो एक्चुअली मुल्क को चलाते वही लोग हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन तो अपना कुछ टेन्योर पूरा करके चले जाते हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन जो है वही पूरी कर रहे होते हैं। तो एक्चुअली क्या इशू है कि ये हाईलाइट नहीं हो रहा? देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, गवर्नमेंट क्या शो करना चाह रही है? गवर्नमेंट मैं आपको ये चीज बताऊं कि देखें, गवर्नमेंट अगर बेबस नहीं है, लोग कहते हैं ना कि गवर्नमेंट बेबस है, एहतियातियों के साथ बनी है, तो फेडरल सिलेक्शन बोर्ड की समरी पे अब तक सिग्नेचर क्यों नहीं हो सके? इस चीज का सवाल है। और जो मुझे लगता है कि शायद गवर्नमेंट की जानिब से जो काफी जरा इस चीज को कंफर्म करें कि समरी पे सिग्नेचर होके वो जल्द आ जाती एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन और उसके बाद नोटिफिकेशन। यहाँ पे मैं बताना चाहूँ 19, 20 और 21 के अफसरान हैं, जिनमें डायरेक्टर जनरल लेवल के अफसरान है, बहुत से पुलिस के अफसरान है, उनकी प्रमोशन होनी थी। देखें किसी भी जगह पे कोई भी इदारा हो, अगर वहां पे परमानेंट तैनाती नहीं हो सकती तो वहां पे काम जो है सुस्रवी का शिकार होते हैं, बहुत से सवालात उठ सकते हैं। फेडरल सिलेक्शन बोर्ड को मैं ये कहता हूँ कि ये जो सिलेक्शन बोर्ड है वो वफाकी बोर्ड है, ये कॉम्पिटेंट बोर्ड है, इसके ऊपर बहुत से जो है लोगों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। 300 से ज्यादा जो मुझे बताए गए हैं, अब तक मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने जिनके इंटरव्यूज हुए, उन्होंने मुझे बताया कि 250 से 300 लोगों के जो है वो इंटरव्यूज हुए और उनकी प्रमोशन है। देखें कोई भी इदारा हो, लीड करने के लिए उसको जब तक उसका परमानेंट जो है वो हेड तैनात नहीं किया जाता, उस इदारे में बहुत से सवालात जन्म हो सकते हैं। परमानेंट जो अफसर है, जो परमानेंट इसको लीड कर सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जान सकते हैं। मेरी हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, खुदारा इस पे अगर आपने कोई अपनी मर्जी, जिस तरह के सवालात उठ रहे हैं कि फेडरल सिलेक्शन बोर्ड पे समरी पे सिग्नेचर न होने की बड़ी वजह कुछ हुकूमती जो है वो जेर नजर अफसरान को नवाजना चाहते चले मखदूम साहब, बहुत शुक्रिया। ये इशू एक्चुअली हाईलाइट होना चाहिए, इस पे दोबारा हम डिटेल से बात करेंगे और एक्चुअली इसको हाईलाइट करेंगे कि एक्चुअली सिनेरियो क्या है, इस पे तहकीकात होनी चाहिए। तो सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मखदूम अलीम कुरैशी साहब ने इस्लामाबाद से ज्वाइन किया था इस सब पे बात करने के लिए। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, दोबारा ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और मजीद अपने टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए सुबह की आवाज़ हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो जैसे हम रिसेंटली बात कर रहे थे अपने इंडेक्स के हवाले से, तो उसमें डेली बेसिस पे हमारा हेल्थ का टॉपिक भी ऑफ कोर्स जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम बात करेंगे ड्रग्स एडिक्शन के बारे में। एक्चुअली ड्रग जो है ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई इसकी जो है इसकी मुखालफत करता है, इसकी एडिक्शन के लिए, कि लोग इस पर जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसकी नशे की इल्लत में पड़ जाते हैं, इसको हाईली कंडेम करते हैं हाई लोग। तो लेकिन बात इस पर ये करने वाले हैं कि रिसेंटली एक स्टोरी बहुत वायरल हुई थी। एक 17 साल बाद एक शख्स जो कि ड्रग्स की इल्लत में मुब्तला था, वो अपने घर वालों से मिला। 17 साल बाद वो किसी नशे की इल्लत में मुब्तला हो चुका था। कराची से पेशावर स्पेशली हेरोइन के लिए, उस चर्स के लिए, उसकी तलब के लिए वहाँ पे गया था, क्योंकि वो ये समझता था कि वहाँ पे चीज़ सस्ती मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो इस सब के लिए वो अपना घर बार छोड़कर, अपनी ज़िंदगी छोड़कर वहाँ पर गया था। और फाइनली 17 साल बाद जब वहाँ की इंतज़ामिया ने, वहाँ के कमिश्नर ने एक मुहिम चलाई कि इस ड्रग्स की एडिक्शन को ख़त्म करना है, इसकी इल्लत को यहाँ पे बिल्कुल रिमूव वैनिश कर देना है। तो वहाँ पे जब ये मुहिम चलाई गई तो एट दैट टाइम सोशल मीडिया पे सबकी वीडियोस, पिक्चर्स अपलोड हुई। तो उनके घर वालों ने उनको एक्सेस किया और वहाँ पर पहुँचे और वो अपने भाई से 17 साल बाद पहली बार मिले। उसके बाद फिर उनको घर ले जाया गया और जब वो घर पहुँचे तो उनका बहुत बड़ा लॉस एक्चुअली हो चुका था। ना उनकी फैमिली थी और ना ही उनके पेरेंट्स जिंदा रह चुके थे। 17 साल का टेन्योर था, ना उनके वालिद और ना उनकी वालिदा जिंदा थी। एक्चुअली
एक्चुअली ड्रग एक ऐसी एडिक्शन है जो कि पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती है, फैमिलियाँ बदल देती है और बहुत से मेजर इश्यूज बना देती है। ये तो कॉमन सी बात जो कि हर कोई जानते हैं, लेकिन एक्चुअली हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि ड्रग्स की एडिक्शन तो एक्चुअली काफ़ी टाइम से है, लेकिन डे बाई डे नए ऐसे प्रोडक्ट ईजाद किए जा रहे हैं जो कि देखने में काफ़ी फैंसी हैं, जिनकी एड्स भी चल जाती हैं और लोग नौजवान स्पेशली बहुत मज़े से उसको लेते हैं और उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन डे बाय डे वो जब उसकी इल्लत का शिकार हो जाते हैं तो अपनी डोज की तलब जो है वो भी उनकी बढ़ती चली जाती है, लेकिन फिलहाल मार्केट में इसकी कोई रोकथाम नहीं है। तो आज इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया ने, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। मैम बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आ, बहुत मैम शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैम आज हम बात करने थे ड्रग्स के हवाले से। तो रिसेंटली कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अनाउंस की जा रही हैं, इन्वेंट की जा रही हैं, जो कि स्पेशली नौजवानों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। वो स्टाइलिश से डब्बियां बनाकर और निकोटीन के पाउच बनाकर जो नौजवान काफ़ी ले रहे हैं और लाइक जैसे अपने शशका पूरा करने के लिए एक थोड़ी मॉडर्निटी दिखाते हुए कि माशरे के अंदर कि नई चीज़ ईजाद हो रही है या एक नई चीज़ें अनाउंस की जा रही है, उसको हाईलाइट करने के लिए लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डे बाई डे उसकी डोज बढ़ती जा रही है। तो कैसे इसको कंडेम करेंगे? मार्केट में इसका रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? कैसे कंट्रोल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर शाजिया नहीं, डॉक्टर शबाना नाज। सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी, ये मुझे एक्चुअली कंफर्म नहीं हुआ था तो इस वजह से सॉरी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें यासिर, मसला ये है कि जी। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जो है ख़राब से ख़राब चीज़ भी अगर आप अच्छे खूबसूरत पैक में दें तो लोग, यानी खूबसूरत अट्रैक्शन के साथ दें तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। और फिर ये तो ड्रग्स हैं। स्पेशली आप ये देखें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं कॉलेज में, स्कूल में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन लोगों को दी जाती है, बच्चों को दी जाती है कि ये ड्रग्स अगर आप लेंगे ये और इसकी कई फ़ॉर्म है कि हम्म। इससे आपकी एक तो याददाश्त में इज़ाफ़ा होगा, आप एक्टिव रहेंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा। हम्म। इसके लिए आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है उसको हम ऑक्सीजन शॉट्स आप कहते हैं या उसको क्रिस्टल मेथ कहते हैं। आइस का नशा आपने सुना होगा, चर्स है। हम्म। इसके अलावा और बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें चॉकलेट की फ़ॉर्म में, एनर्जी ड्रिंक की फ़ॉर्म में, उसके हम्म। अलावा बबल गम्स की शक्ल में भी दी जाती हैं। तो जी। जो है वो ये समझते हैं कि शुरू में कि इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो यही समझते हैं कि बस ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि इससे एक तो हम जागेंगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम, स्पेशली जो है हम्म। बच्चे ये सोचते हैं कि भई एग्ज़ाम के दिनों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। एक तो स्ट्रेस को कम करना है, दूसरा ये होता है कि भई हम जागें, ज़्यादा देर पढ़ें। तो ये कुछ चीज़ें शुरू में तो वो इनिशियली ये समझ के ले रहे होते हैं कि स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता, जब वो एक दफ़ा ये चीज़ें लेने लगते हैं तो फिर उसके आदी हो जाते हैं। हम्म। और ये पूरी एक माफिया है। आप देखिए स्कूल में, कॉलेजेस में, कैफेटेरियाज़ में, हर जगह आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जिनकी काम बहुत ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस बहुत हम्म। ज़रूरी है। और ये इतना ईज़िली अवेलेबल है, इतना ईज़िली हर जगह आप देखें, इवन कि शॉप्स तक, और आप मॉडर्न और पॉश एरियाज़ में अगर आप जाएँ, तो आप बाकायदा इसके ऑक्सीजन शॉट्स के और इनके सबके आपको बाकायदा बड़े-बड़े कैफ़े मिलेंगे, हम्म। जिसमें बड़े अच्छे पॉश एरियाज़ के, बड़े हाई हाई स्टैंडर्ड के स्कूल्स के, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के हम्म। बच्चे, इवन क्योंकि मैं मेडिकल से रिलेशनशिप है मेरा, तो आप ये देखिए हमारे हॉस्पिटल्स में यहाँ तक कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ तक में भी इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी हम्म। ज़्यादा होती है कि बच्चे, क्योंकि मेडिकल हाईली स्ट्रेस्ड बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा होता हम्म। है। खूबसूरत जो है ये, बहुत ज़्यादा बच्चे इसके आदी बनते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअली एक इशू जो स्टूडेंट की तरफ से, नौजवानों की तरफ से आ रहा है, जैसे आप बता रही थी कि उनके स्ट्रेस बहुत है स्टडी की वजह से और ऐसे बहुत से मामलात होते हैं जिनसे डिप्रेशन से बचने के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली नुकसानदेह है। तो इस सब के अलावा कोई अल्टरनेट ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कुछ कोई आइडिया आप दे सकती हैं कि वो ड्रग्स से बचकर अपने आप को स्ट्रेस से फ्री कर सकें, डिप्रेशन से फ्री कर सकें? आपको एक चीज़ बहुत मज़े की बताऊँ, हो सकता है आपने सुनी हो या आपके लिए नई हो। जी। 1971 में अलेक्जेंडर नामी जो है वो साइंटिस्ट, उसने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में उसने ये शो किया, ये साबित किया बल्कि कि जो हम नशे का आदी होते हैं वो केमिकल्स की वजह से नहीं होते, बल्कि हम लोगों से और अपनी जितनी भी जो हमारे लोग हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनसे डिस्कनेक्ट होने की वजह से ये नशे के आदी होते हैं। हम्म। उसने 1971 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक
चूहे को अलग रखा और उसको हुँ, जो है वो हीरोइन का पानी पिलाया, वो उसका आदी हो गया। लेकिन उसके बाद फिर उसने एक ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन की जिसमें कलरफुल जो है वो बॉल्स थी, दूसरे चूहे थे और बहुत सारा उसको ऐसा माहौल दिया कि वो खेलने लगा और उसके साथ एक सादा पानी भी रखा। तो जो पहले वो मुस्तकिल अकेले रहने की वजह से सिर्फ़ वो नशे का पानी पिया करता था, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, अपने दोस्तों के साथ जो उसके अपनी गैदरिंग थी उसमें इन्वॉल्व हुआ और वो कभी-कभी फिर वो नशे का पानी पीने लगा और वो नॉर्मल पानी और एक्टिविटी की तरफ माइल हो गया। हुँ, इसी तरह जब वियतनाम की जंग हुई थी उसमें जो फौजी थे कि वो अपनी फैमिली से दूर रहें, उनको हेरोइन दी जाती थी ताकि वो उनकी स्ट्रेस लेवल कम हो और उनकी याद ना आए। हुँ, लेकिन उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब वो वापस अपनी फैमिली में आए काफ़ी सालों के बाद, तो उसके बाद वो नशे के आदी नहीं हुए, वापस अपनी फैमिली में घुल-मिल गए। हुँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो हम सारी जो स्ट्रेस, डिप्रेशन भूल जाते हैं और हमारी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा लोगों से डिस्कनेक्ट होना और उसके अलावा अपने इर्द-गिर्द के माहौल, अपने हालात, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जो मामलात हैं, जो इनका कोऑपरेशन नहीं है, जो उनकी बेहिसी है, उसकी वजह से लोग जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और इस तन्हाई को दूर करने के लिए यूजुअली इग्नोर किया जाता है जिन बच्चों को, जिन रिश्तेदारों ने तंज़ किया जाता है, किसी को बुली किया जाता हुँ, है। तो इन सब हालात से बचने के लिए या फिर बेरोज़गार है, लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, अपनी फैमिली की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, तो वो लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और जब आइसोलेट करते हैं तो उसको इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, उन चीज़ों को भुलाने के लिए वो ये समझते हैं कि वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये चीज़ें इनिशियली आपको ऐसा लगेगा लेकिन उसके बाद ये चीज़ें आपके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, हार्ट रेट के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप ऑलरेडी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो आपकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बढ़ता है, साइकोसिस हो जाता है, आपको चीज़ें नज़र आने हुँ। लगती हैं, हेलुसिनेशन हो जाता है। इस तरह आपकी मोटर एक्टिविटी, आपके हाथ-पाँव का काम करना, आप ड्राइविंग करने के काबिल नहीं रहते और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो हैं, याददाश्त पे असर पड़ता है, आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके मैम, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब कोई भी इंसान नशे की लत में मुब्तला हो जाता है तो उससे बाहर आने के लिए, दोबारा से एक नई ज़िंदगी में आने के लिए क्या टेन्योर उसको गुजारना पड़ता है, किन किन मराहल से गुजारना पड़ता है? अगर कोई इसमें मुब्तला हो चुका है, वो चाहता है कि मैं इससे बचना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं हट सकता, उसकी इल्लत इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसके अंदर कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको क्या इस पे प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, इसके लिए अगर आप इनिशियली स्टेज में हैं, इसकी कई स्टेजेस होते हैं, अगर इनिशियल स्टेज में है, सेल्फ मैनेजमेंट के साथ वो कर सकता है, अपने आप को मैं अगर मैनेज कर सकता है। सेकंड जो उसका स्टेज होता है, उसमें उसको अपने साथ उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हुँ, उसकी फैमिली, उसकी दोस्त जो हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज ऐसा होता है, जिसमें वो अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने पार्टनर और अपने पेरेंट्स अगर मतलब मैरिड नहीं है, तो अपने पेरेंट्स के साथ और हॉस्पिटलाइज़ और डॉक्टर्स के जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, उसमें साइकोथेरेपी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है हुँ, और इस तरह के कुछ मराइल होते हैं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको ट्रीट करता है। अगर वो बहुत सीवियर स्टेज में है और खुद को कंट्रोल नहीं करता और आपको पता है डॉक्टर भी एकदम से जो है वो जैसे जो उनके प्रोसीजर होते हैं, एकदम ऐसे पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व है तो एकदम से इस नशे को कम नहीं करते। स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो डिफरेंट मेडिसिन्स और डाइल्यूट करके उसको देते हैं, जिससे उसका आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मेंटल क्योंकि जब आप नशा लेते हैं तो उससे आपके ब्रेन के डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, स्पेशली डोपामाइन। डोपामाइन जो है वो हमारा हैप्पी हार्मोन है, जब हम हार्मोन लेते हैं तो ये हैप्पी हार्मोन 100 प जैसे हमें कोई हुँ, भी हम काम करते हैं, खुशी का कोई काम करते हैं, तो डोपामाइन रिलीज़ होता है और हमें खुशी का एहसास होता है। हुँ, लेकिन जब हम ड्रग्स लेते हैं तो ये डोपामाइन नॉर्मल से 100% ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। हुँ, इसका मतलब क्या है हम उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं। तो फिर जब हम इतना बड़ा नशा लेंगे तो हमारा 100% जब डोपामाइन रिलीज़ होगा तभी हमें खुशी मैसर होगी हुँ, और आम छोटा-मोटा काम करने से हमें खुशी नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि हम डोपामाइन का लेवल इतना बढ़ा देते हैं जब हम उस लेवल पे काम करेंगे, उस लेवल का नशा लेंगे तो तब डोपामाइन हमारी बॉडी से हुँ। रिलीज़
होगा और हमें खुशी का एहसास होगा। लेकिन जब हम आम जैसे नॉर्मली अगर हम खाना खाते हैं तो हमें खुशी होती है, दोस्तों से मिलते हैं तो खुशी होती है, डोपामाइन रिलीज़ होता है। लेकिन नशा करने वाले डोपामाइन का थ्रेशोल्ड इतना बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से जो है हमें खुशी का एहसास नहीं होता और हम इस खुशी को हासिल करने के लिए फिर बड़ी मिकदार में नशा लेते हैं। ये एक्चुअली इसकी फिजियोलॉजी है। ओके मैम। मैम बहुत शुक्रिया आपका, वेरी थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया और सबके बारे में हम ब्रीफ किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना हमें ज्वाइन करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे ड्रग्स एडिक्शन के बारे में, जिसकी जो इल्लत है कैसे इससे हम ओवरकम हो सकते हैं और एक्चुअली कैसे लोगों को ये अट्रैक्ट करती है, सब में बात कर रहे थे। तो खैर यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और मजीद इंडेक्स और टॉपिक से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो चूंकि टाइम बहुत कम बच चुका है और टॉपिक भी हमने और डिस्कस करना था और उस पर बात करेंगे, तो बगैर टाइम ज़ाय कि हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। एक्चुअली आज हमने बात करनी थी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि बेरोज़गारी एक इतना बड़ा फैक्टर, इतना बड़ा इशू पाकिस्तान का, न सिर्फ पाकिस्तान का, दुनिया में ये बहुत मेजर इशू बन चुका है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ चुकी है, लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने पर मजबूर हो चुके हैं। आज तक ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है, इससे पहले भी था, लेकिन डे बाय डे इसकी रेशो स्काई रॉकेटिंग की तरह बढ़ती चली जा रही है। एक्चुअली इशू क्या है, क्यों इस पे मसले आ रहे हैं, पाकिस्तान में क्या रेशो है और कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इसके सबके एसओपी सॉल्यूशंस भी हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, क्योंकि बेरोजगारी पाकिस्तान का एक ऐसा मेजर इशू है जिसको डिस्कस करना एक्चुअली लाजमी है, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हैं उनके स्किल्स की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। उनको पता नहीं है कि एक्चुअली हमने करना क्या है, उनकी काउंसलिंग नहीं है। एक्चुअली बहुत से स्टूडेंट जो कि जब ग्रेजुएट हो जाते हैं या ग्रेजुएशन करने से पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटी से 4 ईयर ग्रेजुएशन कर लेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन एट दैट टाइम जब वो क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद वो सिर्फ डिग्री लेके सिर्फ इंटर्नशिप के लिए, अपने स्किल्स के लिए अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। उनके पास वो स्किल नहीं होती, उनके पास वो काम नहीं होता कि उनकी मार्केट में कोई डिमांड हो। ऑब्वियसली जब तक डिमांड नहीं होगी कोई आपको जॉब नहीं देगा, क्योंकि जॉब तभी होती है जब आपकी डिमांड होती है, आपकी स्किल्स अच्छी होती हैं। तो सो सॉरी फॉर दैट कि पाकिस्तान में एक इशू है कि मेजर यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स का क्लेम है, यहाँ पे प्रोफेसर्स का ये कहना है कि यहाँ पे सिर्फ थ्योरेटिकल वर्क ज़्यादा है और जो फिजिकल वर्क, जो टेक्निकल वर्क है, उसकी रेशो इंतहाई कम है, जिसकी वजह से स्टूडेंट अपने 4 साल का कैरियर, 4 साल का टेन्योर जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर गुजारते हैं, वो उसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है उनको। वो सिर्फ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन लेके अपनी जो है परमानेंट लाइफ में उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, आपका अपना इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा कि एक्चुअली आप जहाँ पे अपनी ज़िंदगी के 4 साल या 6 साल इन्वेस्ट करने वाले हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या करना है, आपका इंटरेस्ट क्या है, तो आई थिंक सो ये गोल्डन एज होती है इंसान की। टीन एजर से जब आप दूसरी एज में कन्वर्ट होते हैं, एडल्ट एज से बाहर निकलते हैं, तो ये वो टाइम होते हैं जब आप कुछ बन सकते हैं। आपका दिमाग सबसे मेच्योर, सबसे फास्ट और इजी टू परसीव होता है, और एट दैट टाइम आपने सोचना है कि आपने ज़िंदगी का फैसला आप किस पर छोड़ना है, क्या ऐसी फील्ड है, कौन से ऐसे वर्क हैं जहां आप काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो एट दैट टाइम जब आप अपने ग्रेजुएशन कर लेंगे, एमफिल कर लेंगे, पीएचडी कर लेंगे, तो अब आपको मजबूरन फील्ड छोड़कर किसी और फील्ड की तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। तो शिफ्ट टू शिफ्ट, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में शिफ्ट होना, ये बहुत मेजर इशू होता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ का बहुत बड़ा टाइम, मैक्सिमम मिनिमम टू मिनिमम 10 to 15 ईयर्स आपको सिर्फ शिफ्टिंग में लग जाते हैं। आपका लाइफ का पूरा टेन्योर सेट नहीं हो पाता, आप सेटल नहीं हो पाते। तो ये एक मेजर इशू है आपकी काउंसलिंग के बारे में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले अगर आप नहीं जानते कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, आपका क्या इंटरेस्ट है, तो आपको बहुत नुकसान का सामना करना पड़ता है। और एक्चुअली एक अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। बहुत से स्टूडेंट्स ये भी क्लेम करते हैं कि जिनके पास स्किल्स भी हैं और मार्केट में जो है डिमांड बहुत कम है, लोग एक्सेस नहीं करते उन लोगों का, सीवीज भी दे जाते हैं और बहुत से इशू है। एक्चुअली सीवी का तो एक बहुत बड़ा मजाक बन चुका है पाकिस्तान में कि जब आप सीवी देते हैं तो एक्चुअली अगर आपको सामने से ये कहते हैं कि आपको कॉल आ जाएगी, सो इट्स मीन्स दैट कि आपको कॉल नहीं आएगी। जैसे कि बहुत से लोग मीम्स की शक्ल में इसकी मिसाल देते हैं कि अमेरिका में कहते हैं कि सॉरी आई कांट हायर यू, तो पाकिस्तान में उसका मतलब ये होता है कि आपको कॉल आ जाएगी, मतलब आपको हम हायर नहीं कर सकते। तो सीवी का तो यहाँ पे कोई खैर खातिर खा कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही कि सीवी की वजह से आपको जॉब मिल जाएगी। एक्चुअली आपकी स्किल यहाँ पे बहुत मैटर करती है, लेकिन हमें डे बाय डे हमारी जो डेवलपमेंट है, क्योंकि दुनिया शिफ्ट हो चुकी है,
अगर हम बात करें अपनी तमाम फील्ड्स के हवाले से, चाहे वो हमारी मीडिया हो, चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे कोई भी ऐसी फील्ड हो, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, जितनी भी ऐसी जॉब है जिसके बारे में हम रिलाई करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि ये हमारी ड्रीम जॉब है, ऐसी जॉब होनी चाहिए, अगर उसके अंदर हम डेवलपमेंट नहीं लाएंगे, अगर हम भी आज भी लोग जर्नलिज्म करके ये सोचेंगे कि हमने अखबार में काम करना है, तो आई थिंक सो वो गलती कर रहे हैं। अगर भी वो सोचते हैं कि हमने जर्नलिज्म करके सिर्फ न्यूज़ चैनल्स में, सैटेलाइट चैनल में हमने वर्क करना है, आई थिंक सो वो गलती कर रहे हैं, क्योंकि डे बाय डे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, अखबार से रेडियो से अखबार, अखबार से टीवी, टीवी से डिजिटल मीडिया। अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा। तो ये वो टाइम होता है जो हमें वक्त के साथ साथ चीज़ों को बदलना होता है, हमें बदलना होता है। हम एक चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते। अगर हम रिलाई करेंगे तो हम एट द पॉइंट रुक जाएंगे, हम आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो हमें सोचना है कि डे बाय डे अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो हमें वहाँ पे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम बात करें बिजनेस के हवाले से, तो आजकल सिर्फ बिजनेस इन्वेस्ट करना कि सिर्फ हम बड़ी सी बिल्डिंग बना लें, बड़ी सी शॉप बना लें, उसको उसके अंदर डेकोरेशन कर लें और ऐसी मार्केट पॉइंट में उसको प्लेस कर दें जहां पे लोगों का रुझान ज्यादा हो और वहां से बिजनेस अर्न करें, वहां पे हमारा ज़र मुबादला बढ़े। तो आई थिंक सो ये बात किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमने डेवलपमेंट को देखना है, हमने अचीवमेंट को देखने कि नेक्स्ट क्या फ्यूचर है, क्या डेवलपमेंट है, किसकी तरफ रुझान बढ़ेगा। क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस, ई कॉमर्स इतना बढ़ चुका है, लोग इतने एक्सेस हो चुके हैं, उसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, उसका रुझान इतना बढ़ चुका है कि लोग अब ऑनलाइन बिजनेस पे भी भरोसा करने लग चुके हैं। बहुत से लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट्स पर, ऑनलाइन मार्केट पर बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, प्रीव्यू ऐसे आते हैं, रिव्यू आवाम के ऐसे आते हैं, जिसकी वजह से लोग चीज़ों पर रिलाई करते हैं और एक्चुअली जब वो ऑर्डर करते हैं तो उनको वो प्रोडक्ट मिलता है जो एक्चुअली वो चाहते हैं। स्टार्ट में ऐसी सिचुएशन देखने को मिली थी कि लोगों को वो प्रोडक्ट नहीं मिलते थे जो एक्चुअली ऑर्डर करते थे, लेकिन अब काफ़ी हद तक ये चीज़ें मेक श्योर होना शुरू हो चुकी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया कन्वर्ट हो रही है। जहां आपका एक शॉप पर, एक बिल्डिंग पे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगती है, यू हैव टू बाय जस्ट अ सॉफ्टवेयर। आपने वर्क करना है, आपने इन्वेस्ट करना है, उस पर आप अपनी शॉप बना सकते हैं, अपना बिजनेस बना सकते हैं और उसको ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो आई थिंक सो आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको एजुकेट होना पड़ेगा, वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। बिजनेस शिफ्ट हो रहे हैं फिजिकल टू सॉफ्टवेयर, हमारी ऑल ऑफ द वर्ल्ड इस तक शिफ्ट हो रही है, जो फिजिकल से सॉफ्टवेयर की तरफ, यानी हमारी वर्चुअल जो दुनिया है वो कन्वर्ट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो हमें उसकी तरफ शिफ्ट होना लाजमी है। अगर हम नहीं होंगे तो एक्चुअली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि आजकल हमें उस लोगों पर इन्वेस्ट ना करना पड़े, उनकी तनख्वाहें ना देनी पड़े, जो हमारा काम कंप्यूटर से इजीली हो सकता है। तो उसके लिए हमें 4-5 बंदे बिठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक सो हमें इस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो एक मेजर फैक्टर यही है कि हमें वक्त के साथ बदलना है, टेक्नोलॉजी के साथ बदलना है। उसके अलावा एक और मेजर इशू यहाँ पे देखने को मिलता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पे बहुत रिलाई करते हैं, स्पेशली हमारे नौजवान जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, जिनके पास अच्छे अच्छे मार्क्स होते हैं, मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, अच्छी अच्छी जीपीस उनके पास होती हैं, अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स उनके पास होती हैं, लेकिन वो रिलाई करते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। सरकारी नौकरी के पीछे हर कोई भागा भागा फिरता है कि सरकारी नौकरी इज़ अ परमानेंट जॉब, लाइफ टाइम का सुकून है, कुछ नहीं। लेकिन एक्चुअली मेरा यहाँ पे एक ओपिनियन है कि वक्त के साथ आपको बदलना है। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे डिपार्टमेंट्स, हमारी सरकारी नौकरियां आज भी उस पॉइंट पर मौजूद हैं जहां आज से 50-60 साल पहले मौजूद थी। इदारे जो पहले बन चुके हैं उस पर आज तक उसी तरह से काम हो रहा है, कोई डेवलपमेंट देखने में खातिर खा नज़र नहीं आ रही। हाँ, जो एक्चुअली नए इदारे बन रहे हैं या जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, उसके अंदर ये डेवलपमेंट्स देखने में आ रही हैं कि वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, नए डेवलपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर चीज़ इंप्लीमेंट हो सकती है। लेकिन ये एक बिल्कुल कंसिस्टेंट और एक इंस्टेंट किस्म की जॉब है जहाँ आप एक तरफा काम करते हैं तो आप वहाँ पे रुक जाते हैं, आप आगे नहीं बढ़ पाते, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम रिलाई करने लगे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, तो आपको बताएं कि गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन ऐसी है कि अगर आपको सबको, पूरे पाकिस्तानी को, सब नौजवानों को अगर वो गवर्नमेंट जॉब ही देते रहे तो वो अपना अर्न कहाँ से करेंगे, वो आपको टैक्स कैसे जनरेट करेंगे, मुल्क कैसे चलेगा। हर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। स्पेसिफिक इदारे हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ शहरों में चंद इदारे होते हैं, हर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी ऐसे बहुत से प्राइवेट जॉब्स हैं, बहुत से बिजनेस हैं एक्चुअली जो कि आप कर सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप अपना छोटा मोटा बिजनेस इजीली खोल सकते हैं, आप अपना काम खुद से कर सकते हैं, आप किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। आप गवर्नमेंट जॉब का अगर सोचते हैं, अगर आप ख्याल रखते हैं, तो आई थिंक सो आप गलत साइड पे मुड़ सकते हैं। एक्चुअली हमारे खान साहब भी एक्चुअली इस पर बात करते हैं कि वो बताते हैं किस तरीके में गवर्नमेंट जॉब वही करता है जो अपनी ज़िंदगी से तंग होता है। एक्चुअली जाहिर बात है, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं और
50-60 साल उस पर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, आप रिटायरमेंट तक उनको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप वहाँ पे बाउंड हैं। आपकी उसके अलावा कुछ नहीं कर पाते, आप उसके अलावा कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर पाते, आप किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, बिकॉज यू आर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप वो काम नहीं कर सकते, आपके अंदर रिस्ट्रिक्शन है, आप एक स्पेसिफिक सैलरी पे बाउंड हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब वाई नॉट, इज अ सिक्योर जॉब, आपको मंथली सैलरी मिलती है, लेकिन आई थिंक सो इसके अलावा बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जहां आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो आज अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करनी थी, जो आपके सामने पूरा सिनेरियो मैंने बताया। तो हमें वक्त के साथ बदलना है, अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो वक्त हमें बदल देगा। तो आज नाज़रीन हमें बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस की हैं, जिनमें आज हमारा सबसे पहला टॉपिक था जिसमें बात की हमने, तो यहाँ एक्चुअली मैं थोड़ा सा सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगा स्पोर्ट्स के हवाले से, क्योंकि जाहिर बात है आज क्योंकि मेरे साथ आमना भी मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो हमें बहुत टच देती थी साथ साथ स्पोर्ट्स का, एंटरटेनमेंट का। तो स्पोर्ट का एक्चुअली बात करना चाह रहा था कि उसमें बहुत एक आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच है और बहुत ही कांटेदार मुकाबला होने वाला है। और इसके अलावा जो सिचुएशन है एक्चुअली वर्ल्ड कप के हवाले से, T20 वर्ल्ड कप के हवाले से देखी जा रही है कि पाकिस्तान और चाहे बांग्लादेश है, सिचुएशन उस तरह से नज़र नहीं आ रही जैसे उनको देखनी चाहिए थी। क्योंकि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के लिहाज से बात की जाए, 2 मैच जीते 2 हारे, इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी ऑन द एज है, उस पर अभी बात नहीं कर सकते कि एक्चुअली क्या कुछ भी हो सकता है। इट्स मीन्स दैट कि अभी सेमीफाइनल में एंटर होने के चांसेस पाकिस्तान के पास है, अगर वो मैच जीत जाते हैं तो उनके पास ये चांस होगा, लेकिन उससे पीछे ड्रॉबैक भी बहुत से हैं, पीछे भी हट सकते हैं और नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, हम भी चाहते हैं हमारे पास एक और वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आए, लेकिन इस वक्त जो है पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हो रहा है, सिचुएशन बहुत अजीब किस्म की है, क्योंकि लोग बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि जो सिचुएशन पाकिस्तान की रिसेंट मैच में देखने में आई है, जिसकी वजह से लोगों का इस वक्त जो है इंटरेस्ट भी उस तरह से नहीं बन पा रहा। तो इसके अलावा जो इसमें बारिश का बहुत बड़ा फैक्टर है कि बारिश अगर हुई तो उसका बहुत सी टीम को फ़ायदा होता है, कुछ टीम को नुकसान होता है, तो इट्स अ मेजर फैक्टर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जहाँ ये मैच एक्चुअली कंडक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो आज हमने बात की लॉन्ग मार्च के हवाले से, और इसके अलावा जो हमारे वर्ल्ड कप के हवाले से बात की, और ऐसे बहुत से टॉपिक्स जो हमने बात की है। और इसके अलावा मैं ज़रा कंक्लूड करना चाहूँगा लॉन्ग मार्च के हवाले से, क्योंकि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है लॉन्ग मार्च के हवाले से। जो फायरिंग का वाक़या पेश आया, उसके बाद ट्रैफिक का बहुत रुझान था, वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई थी, पूरा लाहौर बंद हो चुका था, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर की अहम शाहराएँ बंद हो चुकी थी। लोग जो एम्बुलेंस में थे, जो स्कूल जाना था, जिन्होंने जॉब पर जाना था, उनको बहुत मुश्किलात का सामना पेश आया था। खान साहब की कॉल तो आई है, उनके जाले, उनके जो खिलाड़ी जिनको कहते हैं, वो रोडों पर निकल चुके हैं, एहतजाज किए जा रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं। एक्चुअली इसका नुकसान सिर्फ आवाम को हो रहा है, आवाम इससे बहुत मुतासिर हो रही है। तो एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ मेन फैक्टर इसे हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि एहतजाज आपका जमहूरी हक है, आप इसको बआसानी और पुरअमन तरीके से भी कर सकते हैं अगर आप एहतजाज और लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इश्तियाल अंगेज़ी हो, कोई नहीं चाहता कि फायरिंग हो, कोई नहीं चाहता कि वहाँ पर भगदड़ हो और इस तरह की सिचुएशन देखने को मिले। एक लॉन्ग मार्च की वजह से पूरा पाकिस्तान इस वक्त अफेक्ट हो रहा है, ट्रैफिक बंद है। एक ट्रैफिक बंद होने की वजह से कितने लोगों की जानें जा सकती हैं, कितने लोगों की जो जॉब है, जिनकी एग्जाम्स हैं, उनके सालों की मेहनत वहाँ पे ज़ाया हो सकती है उस ट्रैफिक सिग्नल पे, जहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सिग्नल खुलेगा, कब ये लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा, कब ये एहतजाज ख़त्म होगा, तो हम अपनी एक्टिविटीज़ को दोबारा से बहाल कर सकते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, लोग हैक्टिक हो जाते हैं और बहुत अजीब सिचुएशन उनको देखने को मिलती है। तो एक्चुअली इसको जितना हो सके हमें कंडेम करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग मार्च चाहे एहतजाज आपका जमहूरी हक, आप पुरअमन तरीके से हर कोई कर सकता है, लेकिन इसकी वजह से अगर किसी और को नुकसान होता है तो ये कंडेमनेबल है। तो आज हमने लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की, इसके अलावा वर्ल्ड कप के हवाले से बात की, और ड्रग्स की एडिक्शन के हवाले से भी बात की है, और पाकिस्तान और दुनिया का मेजर इशू अनएम्प्लॉयमेंट पर भी बात की है। तो आज सबके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और अकेले बात की क्योंकि एक्चुअली आमना साथ नहीं थी, अकेले हिम्मत करनी पड़ी। तो एक्चुअली यहाँ वक्त है प्रोग्राम के इख्तिताम का। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए सुबह की आवाज़ हमारे साथ।